बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। और आज का ये सेशन फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए है। तो आइए बहुत ही कम समय में एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम जल्दी से सीख लेते हैं। और डायग्राम जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसे देखकर ही आप समझ गए होंगे कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति से जुड़ा हुआ एक टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। और किसके केस में? स्प्रिंग के केस में। जी हाँ, हम आज हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, क्षैतिज स्प्रिंग में सरल आवर्त गति को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना डिले किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और फ्रेंड्स, कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी डाउट है तो इसी चैनल पर आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के वीडियो मिल रहे हैं, आप उसको जल्दी से रिवाइज करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए वो सब लिंक दे देती हूँ, जहां जरूरत पड़े आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज ये चैनल तो आपके पास सब्सक्राइब्ड है ही, आप वहां पे जाइए और ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम को जैसे ही आप देखते हैं आपको समझ में आ रहा है कि एक स्प्रिंग आपने ले रखी है ना। अच्छा, स्प्रिंग के केस में आप कुछ चीजें जानते हैं पहले से ही, जैसे कि अगर आप एक स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें, खींचे, है ना, ये आपने स्प्रिंग ले रखी है, ठीक है। अब अगर इसे हम इधर फोर्स लगा के खींचते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ओके। और अगर इसी स्प्रिंग में आप इधर की तरफ फोर्स लगाते हैं, यानी इसको कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो इसकी लंबाई घट जाती है। लेकिन जब ये काम आप कर रहे होते हैं, मान लीजिए आपने इसकी लंबाई बढ़ाई, आप खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो आपने क्या फील किया? आपको ऐसी फीलिंग आई कि जैसे स्प्रिंग ने भी आपको खींचा, है ना। इसका मतलब क्या है? जो लंबाई बढ़ी उसके अपोजिट डायरेक्शन में, लंबाई इधर बढ़ी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग में एक फोर्स लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग जो है वापस अपनी जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको रीगेन करने चाह रही है, ठीक है। इसी तरह जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो आप एक ऐसा फोर्स फील करते हैं जैसे आपको धक्का लगा, किसी ने आपको पुश किया। इसका मतलब क्या है? जब आप इसकी लंबाई घटाते हैं तो फिर स्प्रिंग आपको अपोज करती है। इसका मतलब क्या है? वो घटी हुई लंबाई को अपोज करके वापस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जाने की कोशिश करती है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लंबाई बढ़ती है तो बढ़ने का भी अपोज किया, लंबाई घटाई तो आपने, स्प्रिंग ने उस लंबाई के घटने को भी अपोज किया। मतलब क्या हुआ कि स्प्रिंग के अंदर से एक फोर्स लगने लगता है जिसे हम रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कहते हैं, जिसकी वजह से जो स्प्रिंग में चेंज आप प्रोड्यूस करते हैं, जो परिवर्तन लाते हैं, उसका ये विरोध करके अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था में वापस लौटने का प्रयास करती है। और इस रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जो आपको वीडियोस दिए हैं, और इसके अलावा जो स्प्रिंग हमने डिस्कस किया है वहां पर इनकी बातें हमने की हैं, तो आप वहां जाकर के इसे रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग के केस में आपने हुक्स लॉ भी सुन रखा है और इसी चैनल पे हमने स्प्रिंग को डिस्कस किया है, वहां भी आपको हुक्स लॉ का डिस्कशन मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है फ्रेंड्स हुक्स लॉ के बारे में, आप तो कमेंट लिखिएगा, जो डाउट है मैं उसको क्लियर करते हुए आपको अलग से भी उसका वीडियो देने की कोशिश करूंगी। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इस चैनल पे जो वीडियोस आपको अवेलेबल हैं वहां से आपको हुक्स लॉ क्लियर है फ्रेंड्स। और हुक्स लॉ आपको क्या कहता है? स्प्रिंग के केस में ही है कि अगर आप एक स्प्रिंग लेते हैं और इसको खींचकर इसकी लंबाई में आप x का इंक्रीमेंट करते हैं, यानी इसकी लंबाई आप कितनी बढ़ा देते हैं? x बढ़ाते हैं। तो अगर x आपने लंबाई बढ़ाई, खींचा है ना आपने, तो खींचने से अपोजिट यानी इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जिसे आप रेस्टोरिंग फोर्स कहेंगे। और वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये जो लेंथ आपने बढ़ाई है स्प्रिंग की x, उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी आप यहाँ क्या कहेंगे? जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है,
ये प्रोपोर्शनल होगा x के। लेकिन देखिए लंबाई हमने इधर बढ़ाई और फोर्स उससे अपोजिट लगा, ठीक है। यही कंप्रेस करने में भी था, आप प्रेस करते हैं तो उससे भी अपोजिट आपको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यानी ये रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाते हैं, इसकी जगह इक्वेलिटी लगाते हैं, तो क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ठीक है। यहाँ ये के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में आया है, इसी को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, जो गिवन स्प्रिंग के लिए फिक्स वैल्यू आती है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ। फ्रेंड्स, ये हुक्स लॉ के बारे में आपको हमने यहाँ पर भी बताया, क्योंकि इसी को हम अभी यूज करने वाले हैं आज के डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के केस को हम डिस्कस करेंगे। जितनी चीजें हमने रिस्टोरिंग फोर्स और हुक्स लॉ के बारे में बताई हैं अभी, वो हम यहाँ यूज करेंगे। इसमें इससे ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे, उससे हम रिलेटेड आपको वीडियो और दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि आपको ये हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, यहाँ हम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करते हैं तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, डेरिवेशन के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, या आप उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने के लिए कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो है टाइम पीरियड, है ना, आवर्त काल किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए स्प्रिंग का, सरल आवर्त गति जो कर रहा होगा स्प्रिंग, उसका टाइम पीरियड निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट में रिजल्ट हमारा जो निकल के आने वाला है वो क्या आएगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन के। ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही क्यों बता दिया, जिससे ये फॉर्मूला भी आपको याद हो जाए, और स्टेप बाय स्टेप हम जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसमें टर्म्स तो आप समझ ही गए होंगे। 2 पाई तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 भी एक नंबर है, पाई भी आप जानते हैं। टी क्या है, टाइम पीरियड है, आवर्त काल है। अगर हमारा स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति करेगा तो उसका टाइम पीरियड आवर्त काल टी से हम शो करेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जब स्प्रिंग को हम सरल आवर्त गति कराएंगे फ्रेंड्स, तो अभी आपने डायग्राम में देखा था, ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग से हम m मास के ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। तो स्प्रिंग को हम यहाँ लगभग मास लेस मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि स्प्रिंग का कोई भी मास नहीं है, जो भी मास है हम सारा कुछ यहीं पे इंक्लूडेड मान ले रहे हैं। ये स्टैंडर्ड केस आप मान कर चलिए। तो ये m मास का, अब स्प्रिंग को जब हम खींच करके छोड़ते हैं, है ना, खींचा और छोड़ दिया, तो हमारी स्प्रिंग इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों तरफ ऐसे, है ना, ऐसे करके इधर जाएगी, फिर इधर आती है, फिर इधर, ऐसे करके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगती है। ये मास है m और स्प्रिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, जिसका टाइम पीरियड है ये t, और जो स्प्रिंग हमने सेलेक्ट की है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। तो ये आपने समझे कि यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए वो क्या हैं, और इनके बीच में रिलेशन जो निकल के आएगा वो होगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के केस में, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी। और कैसे आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, बस इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, और फिर हम इस पे न्यूमेरिकल भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। आइए अब देखते हैं कि ये वाला डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला जो निकला, ये फॉर्मूला कैसे निकल करके आएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब देखिए, एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग आपको लेनी है, और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के एक एंड पर, है ना, हमें क्या करना है कि ये एक वॉल है और ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग लिया और एक ब्लॉक जिसका मास m है हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस ब्लॉक को पकड़िए और इसको आगे की तरफ थोड़ा सा खींचिए। ठीक है, आप इसको खींचेंगे
तो आप फील करेंगे कि स्प्रिंग भी आपको पीछे की तरफ खींच रही है। इसका मतलब वो कौन सा फोर्स है? रेस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल है। मतलब कि स्प्रिंग जो आपने खींचा उसका विरोध करके वापस इसी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाना चाह रही है। आपने क्या किया? इसको खींचा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस आपने खींचा, मान लीजिए हमने इसको खींचा x डिस्टेंस, है ना, x डिस्टेंस हमने खींच के हम इस ब्लॉक को कुछ यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक को हम ले आए, ठीक। अब आपने क्या किया? खींच के छोड़ दिया। तो जैसे ही आप छोड़ते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स तो लग ही रहा था, इस रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ब्लॉक वापस आने की कोशिश करता है ना। अब रेस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ से मैंने बताया था, एक्स लंबाई आपने बढ़ाई, तो एक्स लंबाई बढ़ाने पर जो रेस्टोरिंग फोर्स इस पोजीशन पे होने पर जो रेस्टोरिंग फोर्स फील होगा वो कितना होगा? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स एक्स। इतना रेस्टोरिंग फोर्स इसने फील किया, ठीक है। अब जैसे ही, और किस डायरेक्शन में फील किया? डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट, इधर हमने डिस्प्लेस किया तो फोर्स इधर लगा, यानी इक्विलिब्रियम की तरफ। तो जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे, आप पकड़ के लाए थे, अब आपने इसको छोड़ा, तो जिधर रेस्टोरिंग फोर्स लगा था उस फोर्स की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट यानी ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, जिससे ये इक्विलिब्रियम पर आ जाए। अब ये ब्लॉक इधर चलता आ रहा है और जैसे जैसे एक्स घट रहा है रेस्टोरिंग फोर्स भी घट रहा है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम पर आ गया, यहां पर आया, तो रेस्टोरिंग फोर्स तो जीरो हो गया, ठीक। फोर्स जीरो होने पर अब इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स ये इक्विलिब्रियम पे आके रुका नहीं। रेस्टोरिंग फोर्स तो इसका जीरो हो गया, लेकिन जब यहां से इस पोजीशन से ये चला था तब उस पे ये वाला फोर्स लग रहा था। अच्छा, यहां पे वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा था, तो वेलोसिटी जीरो थी लेकिन फोर्स मैक्सिमम था। इस मैक्सिमम फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन आया, त्वरण आया, यानी वेलोसिटी जीरो से बढ़ना शुरू हुई और यहां तक आते आते, इक्विलिब्रियम तक आते आते वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम, ठीक है। जब वो साम्यावस्था पे आया, इक्विलिब्रियम पे आया, तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, ठीक। और साम्यावस्था में रेस्टोरिंग फोर्स हो गया जीरो, पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है। अब उस वेलोसिटी की वजह से इसमें जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी है, जड़त्व है, वेग वाला जड़त्व, मोशन वाला जड़त्व है। मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मोशन की कंडीशन में बने रहने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पर भी रुकता नहीं है, बल्कि वो आगे तक मूव करने लगता है, ठीक। अब वापस इस इक्विलिब्रियम से जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहा है। तो इधर से आ रहा था तो यहाँ पे रुके बिना ये और आगे चला जाता है, ठीक है। अब ये और आगे जा रहा है तो इसने क्या किया? स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, दबा दिया स्प्रिंग को। स्प्रिंग जैसे ही आपकी कंप्रेस होती है तो इसमें फिर कंप्रेशन की अपोजिट डायरेक्शन में आपकी स्प्रिंग कंप्रेस हुई, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग दबी, तो इस कंप्रेशन के अपोजिट एक रिस्टोरिंग फोर्स इस पर डेवलप हो गया, यानी कहीं यहां तक आपका ब्लॉक पहुंचा तो रिस्टोरिंग फोर्स इतना हो गया था कि इसने इस आगे बढ़ते हुए ब्लॉक को रोक दिया, यानी यहां पर ब्लॉक फिर रुका, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ x और रिस्टोरिंग फोर्स कितना बन गया? F इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स x। इतना रिस्टोरिंग फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, तो वापस ऑब्जेक्ट फिर इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, लेकिन फिर इनर्शिया की वजह से यहां रुकेगा नहीं बल्कि फिर आगे चला जाएगा, वापस फिर यहां आया तो यहां से फिर इधर चलेगा। इस तरह से ये वाला ब्लॉक आपका बार बार ऐसे मूव करता रहेगा। और इसी तरीके के मोशन को अभी पिछले वाले जो वीडियोस हमने दिए हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, उसमें आपने देखा आप क्या कहते हैं, आवर्त गति, है ना। तो और सरल आवर्त गति भी आपने टर्म सुना। अभी मैंने यहाँ सरल आवर्त गति नहीं बोला है, उसके पीछे रीजन है, ये है आपकी सरल आवर्त गति ही, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही। क्यों नहीं बोला अभी आप समझ जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके का मोशन हुआ। अब हमें क्या करना है,
जब हम डिराइव करना चाह रहे हैं इस तरीके का फॉर्मूला, तो सबसे पहली बात क्या आती है कि आप प्रूव करिए, दिखाइए कि स्प्रिंग ये जो मोशन कर रही है ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, स्प्रिंग की ये मोशन सरल आवर्त गति है। ये आपको शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कहने से बात नहीं बनती, आपको सिद्ध करना पड़ता है, आपको प्रूव करना पड़ता है। तो आइए हम इसको कैसे प्रूव करें कि स्प्रिंग का ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फ्रेंड्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब आपने चैप्टर पढ़ा, इसमें जो वीडियो मैंने दिया है सरल आवर्त गति का, वो आपने पढ़ा, तो वहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने देखी होगी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो उस सरल आवर्त गति करते हुए ऑब्जेक्ट में उसका एक ऐसी कंडीशन जो ये प्रूव कर देती है कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक है। यानी जो मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट है उसका एक्सीलरेशन, त्वरण, किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कहां से डिस्प्लेसमेंट? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। जैसे अगर पेंडुलम का केस आपने उस वीडियो में देखा, तो आपने क्या देखा था? ऑब्जेक्ट को यहां से यहां डिस्प्लेस किया, ठीक है। अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हैं इक्विलिब्रियम से, अब ये जब इधर मोशन करके आ रहा है, तो किसी भी पोजीशन पर इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा होगा, त्वरण लग रहा होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? किसके अनुक्रमानुपाती होगा? नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन से अनुक्रमानुपाती होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ये कंडीशन किसी मोशन में आ रही है तो वो प्रूव हो गया कि वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति है। यानी कहीं भी हमें प्रूव करना है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, तो अब जैसे ही ये हम प्रूव करेंगे कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन के प्रोपोर्शनल है। विस्थापन कहां से? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था से विस्थापन, ऑब्जेक्ट का साम्यावस्था से विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो है एक्स, है ना। और जैसे ही ये कंडीशन आप प्रूव करते हैं, ये प्रूफ हो जाता है कि ऑब्जेक्ट आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। यानी अब हमें इस स्प्रिंग के केस में क्या प्रूफ करना है? हमें यहां भी प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं तो ये आ जाएगा कि हमारा ये जो स्प्रिंग का मोशन है वो कैसा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक, और हम ये क्यों प्रूव कर रहे हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहली चीज तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आप प्रूव करिए कि ये ऑसिलेट करती हुई स्प्रिंग जो है ये कैसा ऑसिलेशन है? सिंपल हार्मोनिक है, सरल आवर्त गति है। ये आप अगर प्रूव करने के लिए कहा जाए तो हमें यही प्रूव करना पड़ेगा, ए प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और यहाँ पे अभी इससे आगे भी हम चलेंगे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है इस जगह पर हमें, क्योंकि हमारा मेन एम तो हम ये लेकर चल रहे थे इस रिलेशन को प्रूव करना। इसको प्रूव करने, इस डिराइव करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ रहा है कि स्प्रिंग का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि जो ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है इस केस में हुक्स लॉ तो इस पे अप्लाई हो ही रहा है ना। इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं जिससे हमें यहाँ पे ही जगह मिल जाए और आप इसी जगह पर इसको अच्छे से देख पाए कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि स्प्रिंग का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा? जब हम स्प्रिंग को डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर हुक्स लॉ तो लग ही रहा है। ठीक है, हुक्स लॉ लगा तो हुक्स लॉ की वजह से ये रिलेशन इस पे लग रहा है। यानी हमारा जब ये ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस होकर के गया तो इस पर एक्स पोजीशन पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया तो इस पर डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला फोर्स लगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहुंचा तो ये रेस्ट पर था। ठीक है, रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है, उस पे फोर्स कितना लग रहा है? F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन करता है इक्विलिब्रियम की तरफ, है ना। इक्विलिब्रियम की तरफ जाते हुए वो एक्सीलरेटेड मोशन करता है, त्वरित गति करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m, और अगर इस पे एक्सीलरेशन जो आया वो हम मान ले a है, तो F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इस पे लग रहा होगा तभी तो ए एक्सीलरेशन आया। बात समझ में आई? अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमने डिस्प्लेस किया
और यहां तक ले आए, यहां पे वेलोसिटी इसकी थी 0, लेकिन फोर्स कितना लगा, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा, हुक्स लॉ से हमने देखा, ठीक है, इतना फोर्स लगा। अब जैसे ही हम इसको इस पोजीशन पे छोड़ते हैं, ये इधर एक्सीलरेटेड मोशन करता है, m मास का हमारा ऑब्जेक्ट है और उस पर एक्सीलरेशन यानी त्वरण आया a, तो आपने पढ़ रखा है ना F इज इक्वल टू ma रिलेशन होता है, तो यहां पर भी ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, F इज इक्वल टू ma क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा F इज इक्वल टू ma, ठीक है। लेकिन हुक्स लॉ क्या कहता है कि वही फोर्स कितना था, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल ही होंगे। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, ओके। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू यानी एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन m इंटू x, ठीक है। अब k को तो स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि फिक्स रहता फॉर द गिवन स्प्रिंग, गिवन मास है तो m भी कांस्टेंट है, यानी इस रिलेशन में k अपॉन m तो कांस्टेंट हो गया। तो इसे अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लें तो आप सीधे से लिख सकते हैं एक्सीलरेशन a प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, है ना। इसका मतलब क्या है कि त्वरण विस्थापन के नेगेटिव साइन के अनुक्रमानुपाती है, एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ही ये प्रूव हुआ आप तुरंत कह देंगे स्प्रिंग का ये मोशन कैसा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन था, सरल आवर्त गति था, ठीक है। स्प्रिंग का मोशन हो गया सिंपल हार्मोनिक। और फ्रेंड्स इसी चैनल पर वीडियो है जहां आपने देखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला, है ना, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए एक जनरल फॉर्मूला आपने डिराइव किया है टाइम पीरियड का, आवर्तकाल का। और वो जनरल फॉर्मूला आपने क्या डिराइव कर रखा है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ विस्थापन बटा त्वरण, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ विस्थापन बटा त्वरण, ठीक है। ये हो गया। अब इसी रिलेशन को हम अगर यूज करें, क्योंकि हमारा स्प्रिंग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो स्प्रिंग के लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब ये फॉर्मूला अगर एप्लीकेबल है तो अभी हमने आपने यहाँ क्या डिराइव किया, देखें जरा, ये रिलेशन डिराइव किया था ना जब प्रूव करना था हमें कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक है। यहाँ देखिए विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट x, और एक्सीलरेशन यानी त्वरण क्या है a। तो हमें क्या चाहिए, t निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, विस्थापन बटा त्वरण। तो फ्रेंड जरा इसी रिलेशन को हम यूज कर लें यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, ठीक है, इस a को हम इधर लेकर के जा रहे हैं और रिमेनिंग टर्म को दूसरी तरफ लाएंगे, तो साइड चेंज करना तो आपको आता ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अपॉन k। और फ्रेंड जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं ना, तो टाइम की बात करने में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये माइनस तो हमें डायरेक्शन दिखा रहा था, तो हमें इस माइनस की, जब हम टाइम के लिए इसे यूज करने जा रहे हैं, तो हमें माइनस की नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की जरूरत है, डायरेक्शन की नहीं। तो हम ये माइनस साइन यहां से इग्नोर कर देते हैं, तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ परिमाण। अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन की जगह हमें इसी रिलेशन से क्या मिला, m अपॉन k, ठीक है। अब इसी वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, है ना। अब x अपॉन a की जगह क्या आया हमारा, m अपॉन k, तो क्या बन जाएगा ये आपका, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, ओके। यही रिलेशन हमें डिराइव करना था। ये हो गया टाइम पीरियड, किसके लिए, जो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हम लोगों ने लिया था, इसके
जो मोशन हो रहा है उसके लिए, और मोशन कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल मोशन ही यहाँ डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड निकालना देखा। और अगले वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, जिसमें हम जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं वर्टिकल स्प्रिंग। जब वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग ऑसिलेट करती है तो उसका मोशन क्या सिंपल हार्मोनिक होगा, और अगर होगा तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।